हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। उसके बाद बात करेंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। ठीक है, तो क्या होता है उसके ग्राफ को हम समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए है तथा बी के वाष्प दाब क्रम से क्या है, 450 से 700 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब जो है कह रहा है 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। साथ ही कह रहा है वाष्प और प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो समझते हैं इसको। पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, यानी ये का वाष्प दाब क्या है आपका 450 है, यानी P0 ये मानेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 450 mm और Hg हो जाएगा। उसके बाद P0 भी दिया हुआ है, तो P0 भी कितना दिया आपका 700 mmHg दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर P टोटल दिया है आपका P टोटल, तो P टोटल इक्वल टू कितना है आपका 600 mm है और Hg है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द्रव मिश्रण में का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहला कंडीशन देखते हैं कि द्रव अवस्था में यानी इन लिक्विड स्टेट। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना है संगठन, तो संगठन मतलब क्या होगा, XA होगा और XB, यानी हमें इसके मोल फ्रैक्शन देखना होगा, मोल प्रभाव जी का, और B का मोल प्रभाव, वही क्या होता है आपका संगठन होता है, तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देख रहे हैं P0 P0 A है, P0 B है और P टोटल है और XA है और XB है। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था जिसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ही हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के अगर हम नियम से बात करें तो लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा P0A इंटू क्या होता है XA के, और प्लस लिखते हैं P0B इंटू क्या लिखते हैं XB के। तो P0A जो वैल्यू आई है वो 450 है, और XA की अगर हम बात करते हैं तो XA हमें कैलकुलेट करना है, वो तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो थोड़ा सा और सिंपली हम फाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए XA और XB की वैल्यू पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं XA प्लस क्या हो जाएगा XB इक्वल टू क्या होता है 1 के, या XA इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा XB। तो इसको हम रख देते हैं, पुट करेंगे तो P0A हो जाएगा इंटू XA की वैल्यू देख रहे हैं 1 माइनस XB आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस XB प्लस क्या लिखेंगे आप P0B इंटू क्या लिखेंगे XB के लिखेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो P0A हो जाएगा इंटू क्या माइनस क्या हो जाएगा आपका P0A इंटू XB हो जाएगा, और प्लस P0B इंटू क्या हो जाएगा XB हो जाएगा। अब देखिए इसको प्लस वाली को अगर इधर ला रहे हैं तो P0A प्लस हो जाएगा P0B इंटू क्या हो जाएगा XB, और उधर ले जाएंगे तो माइनस P0A इंटू क्या हो जाएगा XB के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो P0A हो जाएगा, और प्लस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए XB कॉमन हो जाएगा, तो XB ले सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे P0B माइनस क्या हो जाएगा P0A। ठीक है, ये हमें P टोटल इक्वल टू मिल गया एक फार्मूला। और वैसे भी आप देखें, अगर इसको आप अगर आप राउल्ट्स लॉ आप जानते हैं तो राउल्ट्स लॉ का जो मैंने फार्मूला डिराइव मैंने कराया था, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, तो ये करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाय द वे आप भूल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं और फिर इसके वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं P टोटल है, तो P टोटल आपका कितना है 600 दिया हुआ है, आपका 600 लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P0A, तो P0A कितना है आपका 450 है, तो यहाँ पर 450 लिखेंगे, और प्लस XB हमें कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे XB, और उसके बाद P0B है, तो P0B की वैल्यू कितना है आपका 700 है, तो यहाँ लिखेंगे 700 माइनस। अब बात करते हैं P0A, तो P0A कितना है आपका 450 है, तो यहाँ पर आप 450 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 600, अब इसको लेकर जाएंगे इधर तो ये क्या 450 यहाँ हो जाएगा, अब इक्वल टू लिख सकते हैं XB, और इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 250, कितना आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या कितना आएगा XB 150 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा XB इंटू 250। ठीक है, या XB इक्वल टू कर सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 150/250। क्लियर, कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 3/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.35, यानी कह सकते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, और XA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस हो जाएगा XB के, जानते हैं XA की वैल्यू कितना आएगा, XA इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस XB के, तो XB की जो वैल्यू आई है वो कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.6 कर देंगे तो आ जाएगा 0.4, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 0.4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर द्रवावस्था में इसके संगठन की बात करते हैं तो A का कितना है 0.4 है, और B का कितना आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें द्रवावस्था में बात करनी है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो द्रवावस्था में वाष्प अवस्था में बात करते हैं।
तो दूसरा लिखेंगे आप वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था में। तो अगर हम वाष्प प्रावस्था में बात करते हैं तो जो हमें, जैसे हमें बात करना है कि अगर द्रवावस्था में बात करते हैं तो हम मोल प्रवाह जो निकालते हैं वह मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप गैसीय स्टेट में जा रहे हैं यानी गैसीय अवस्था में जा रहे हैं तो वहां पर हम मोलों की संख्या पर मोल से हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। वहां पर हम क्या करेंगे, उसके पार्शियल प्रेशर से निकालेंगे, उसके आंशिक दाब से निकालेंगे। ठीक है, तो उसका आंशिक दाब जो होगा ए घटक का क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अनुपात से हम निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए का यानी हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर, ठीक है, पीए पहले कैलकुलेट करना होगा और क्या करना होगा पीबी। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम एक्सए और एक्सबी निकालेंगे। ठीक है, यानी वाष्प अवस्था में। तो पीए जो है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पीए इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सए इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स, सॉरी पीए इंटू क्या हो जाएगा एक्सए के। ठीक है, तो पीए कितना है आपका, यानी पी0 ये होता है, पी0 इंटू क्या हो जाएगा एक्सए के, और पी0 कितना है आपका 450 है, और एक्सए की वैल्यू कितना है आपका, यहाँ देखें आपका 0.4। ठीक है, तो आप यहाँ का अगर 0 हटा रहे हैं तो हो जाएगा 45 इंटू 4 हो जाएगा, और 45 2 90 तो 180। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 180 यानी हमें जी आ जाएगा। और पी बी की इक्वल टू क्या जानते हैं आप, P0 बी इंटू क्या मान मिलता है आपको एक्स बी मिलता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो P0 बी की वैल्यू कितना है आपका 700 है, तो 700 हो जाएगा गुणे, और इसकी वैल्यू कितना है आपका 6 है, तो 0.6 है, तो इसको लिखेंगे हो जाएगा 70 गुणे 6 हो जाएगा 742 यानी 420। बड़ा गड़बड़ा यूनिट आ गया है यहाँ पर, देखो 450 आ रहा है, 420 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो 420 है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें पीए और पीबी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में या प्रावस्था में लिख सकते हैं में। ठीक है, ए का मोल प्रभाव, ए का मोल प्रभाव, तो ए का जो मोल प्रभाव लिखना होगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू आप क्या लगाएंगे यहाँ पर पी यू वैल्यू रखेंगे, पी ए बाई क्या हो जाएगा, जैसे हमें वहां एन ए बाई क्या होता था एन ए प्लस एन बी, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे पी ए बाई क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्या होगा आपका पीबी होगा। बस इतना ही अंतर रखना है। वहां पर हम मोलों की संख्या लिखते थे, अब यहाँ पर हम क्या कर रखेंगे उसका आंशिक दाब लेंगे। ठीक है, तो पीए कितना है आपका, पीए है, पीए है, तो पीए की वैल्यू कितना आ गया आपका 180 आ गया, और यहाँ पर बात करते हैं 180 होगा और प्लस क्या आ जाएगा 420 हो गया। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाई 420 180 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.3, कितना आ जाएगा आपका 0.3 आ जाएगा। यानी ए का मोल प्रभाव कितना आ गया आपका 0.3 आएगा, और बी का मोल प्रभाव आपका निकालना है, तो लिखेंगे बी का मोल प्रभाव। तो बी का मोल प्रभाव वही हम लिख सकते हैं जैसे हमने इसको लिखा था, एन ए बाई लिख सकते हैं, एन ए प्लस क्या होगा एन बी लिखते थे हम लोग। अब इसमें हम क्या करेंगे बी ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पीवी बाई क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्या होगा आपका पीवी। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू से अगर निकालेंगे तो पीवी की वैल्यू कितना है आपका 420 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 180 प्लस क्या हो जाएगा आपका 420 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.7 आएगा। अगर ऐसा आप नहीं निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि वाष्प अवस्था में अगर बात करें तो बी का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, बी का मोल प्रभाव, तो बी का मोल प्रभाव में से हम क्या करते हैं इक्वल 1 माइनस एक्स कर दें, यानी ए का मोल प्रभाव उसको घटा दें, तो ए का मोल प्रभाव आपका कितना वाष्प अवस्था में आता है 0.3, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0.7। तो या तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट उसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि एग्जाम में 1 माइनस से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो इजी होगा क्योंकि आप जल्दी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बी का मोल प्रभाव जितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इसमें से थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि वाष्प अवस्था में हम का संगठन कैसे निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात थी। ठीक है, तो थ्योरी में ऐसा कहीं नहीं बताया गया था, इसलिए हम इसको सोचे कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको हमने सोचा कि सॉल्व करवा दें। क्वेश्चन के सेकंड क्या कह रहा है, हेप्टेन और ऑक्टेन का एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, यानी हेप्टेन और ऑक्टेन को जब मिलाते हैं तो एक आदर्श विलयन बनता है। इसमें कह रहा है कि 372 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल है। ठीक है, यानी दोनों घटकों के वाष्प दाब क्रमशः क्या है आपका 105.2 है। दूसरे का क्या है बी घटक का अगर माने तो क्या आ जाएगा, यानी कह सकते हैं ऑक्टेन का कितना है 46.8 किलो पास्कल है। कह रहा है 26 ग्राम हेप्टेन तथा 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई हमने बीकर लिया हुआ है, कोई पात्र हमने लिया है जिसमें आपने हेप्टेन मिलाया हुआ है। ठीक है, हेप्टेन और ऑक्टेन मिलाया हुआ है। ठीक है, ऑक्टेन मिलाया हुआ है, तो हेप्टेन कह रहा है कि आपने ऑक्टेन कितना मिलाया है, आपने
35 ग्राम मिलाया हुआ है इसमें, 35 ग्राम, और हेप्टेन जो आपने मिलाया हुआ आपका 26 ग्राम, ठीक है। तो 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन मिलाया हुआ है। और ऑक्टेन का जो वाष्प देख रहे हैं आपका कितना है, 46.8 है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ हेप्टेन का अगर बात करें तो यहाँ पर दिया 105.2 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। सारा इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, यानी हमें पी टोटल बताना होगा, वो कितना होगा। तो राउट के नियम के अनुसार अगर बात करें तो पी टोटल इक्वल टू पी क्या होगा, P0A इंटू एक्स ए होगा, और प्लस P0B और इंटू एक्स बी होगा, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं क्या होगा, हमें कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर P0 कह सकते हैं, अगर हेप्टेन का बात करें तो लिखेंगे हेप्टेन का आंशिक दाब, ठीक है। तो हेप्टेन का जो आंशिक दाब होगा, ठीक है, शुद्ध अवस्था में, किसमें, शुद्ध, या ले सकते हैं शुद्ध हेप्टेन का, ठीक है। शुद्ध हेप्टेन का आंशिक दाब जो है उसको मान लीजिए आपका P0B मानेंगे इक्वल टू, क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप विलय होगा और ये क्या होगा आपका विलायक होगा, तो इसको P0B मान लीजिए, ठीक है। या नहीं मानेंगे तो भी काम चले जाएगा, या ये मानिए या बी मानिए, वही बात आएगा, ठीक है। तो P0B हम पर ले रहे हैं और इसकी वैल्यू कितना है आपका 105 है, ठीक है। तो 105.2 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद शुद्ध ऑक्टेन का आंशिक दाब लिखेंगे, आंशिक दाब कितना दिया हुआ है आपका P0B, इसको हम P0A मान लें, इसको दिया है आपका 46.8 किलो पास्कल, क्लियर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं भार दिया हुआ हेप्टेन का भार, तो लिखेंगे हेप्टेन का भार जो दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं हेप्टेन को हमने भी माना है, यानी WB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 26 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्टेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ऑक्टेन का भार, तो ऑक्टेन का भार यानी हम WA मान लें इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 35 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर राउंड के लिए रोल देखें तो वहां पर हमें एक्स ए और एक्स बी की जरूरत पड़ेगी, यानी मोल प्रवाह की जरूरत पड़ेगी, और मोल प्रवाह निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या की पता चलेगी। तो यहाँ देख रहे हैं मोल प्रवाह हमें दिया नहीं है, तो हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इनका हमें अणुभार निकालना होगा। तो पहले हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन, तो देखेंगे हेप्टेन, तो हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है, C7 होता है, C7 ये 60 हो जाएगा, 7 14 तो 16। तो हेप्टेन का अणुभार लिखेंगे, ठीक है, हेप्टेन का अणुभार, ठीक है, यानी MB लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 गुणी कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 12 7 84 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 100, यानी इसका कितना आएगा 100 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। और अगर हम ऑक्टेन की बात करते हैं तो ऑक्टेन का कितना होता है 8 होता है, और इसका हो जाएगा 18, ठीक है। का अणुभार निकाल लेते हैं, का अणुभार कितना लिखेंगे, इसको MA लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 गुणी 8 होगा, और प्लस हो जाएगा आपका कितना 18। तो हम कह सकते हैं कि 14 यूनिट बढ़ता है, यानी अगर बात करते हैं ये क्या समजातीय है, श्रेणी का है, तो हम कह सकते हैं 114 हो जाएगा, इसका 114 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा तो मोल हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 12 96 और प्लस क्या 18, तो कितना आ जाएगा 114 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें मिल गया, अब हमें मोल प्रवाह निकाल लेना चाहिए। तो लिखेंगे XA का मोल प्रवाह, XA का यहाँ पर मोलों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे Na के मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या, ठीक है, या Na किसे कहते हैं ऑक्टेन, क्या लिखेंगे ऑक्टेन, तो ऑक्टेन के मोलों की संख्या, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ऑक्टेन के मोलों की संख्या, ठीक है। तो क्या होगा उस भार बटे अणुभार, तो ऑक्टेन का अणुभार कितना आपका 35 है, तो 35 बटे क्या हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा, 114, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.307 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मोल हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं हेप्टेन, ठीक है। तो हेप्टेन के मोलों की संख्या लिख सकते हैं, यानी NB के मोलों की संख्या, इसका भी आएगा भार बटे अणुभार, तो भार कितना है आपका 26 है, तो 26 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका आएगा 0.26, इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 0.26 आ गया। अब इससे हम मोल प्रभार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऑक्टेन का मोल प्रभार, ऑक्टेन का मोल प्रभार, यानी हम इसको XA लिखेंगे, XA इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका लिख सकते हैं Na, क्या लिखेंगे Na बाई क्या हो जाएगा Na बाई क्या हो जाएगा Na प्लस और NB होगा। और Na की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है आपका 0.307 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Na है आपका 0.26 आया है, देख रहे हैं आप 0.26 मोल आया है, ठीक है। तो 0.26 होगा, प्लस लिखेंगे 0.307,
और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.541। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.541 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें ऑक्टेन का मोल प्रभाज मिल गया। अब हेप्टेन का मोल प्रभाज हम निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे हेप्टेन का मोल प्रभाज। तो हेप्टेन का मोल प्रभाज क्या है आपका XB है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाई NA प्लस क्या होगा आपका NB होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर NB की जो वैल्यू आई है वो कितना है 0.26। तो यहाँ लिखेंगे 0.26 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा NA। तो NA की वैल्यू है आपका 0.307 प्लस लिखेंगे NB की जो वैल्यू लिखे थे आप कितना 0.26। ठीक है, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0.458। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.458 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मोल प्रभाज मिल गया। तो अब मोल प्रभाज मिल गया तो आप क्या करेंगे, हमें पी टोटल हमें निकालना है। तो पी टोटल निकाल सकते हैं यहाँ पर राउल्ट के नियम से, लिखेंगे राउल्ट के नियम से। तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P0A इंटू XA। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे P0B इंटू XB लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं P0A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 46.8 है। तो 46.8 हो जाएगा इंटू XA की वैल्यू कितना है आपका, तो XA की वैल्यू है 0.541। तो लिखेंगे 0.541 हो जाएगा और प्लस P0B। तो P0B की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर है P0B 105.2 है गुड़े, और उसे XB लिखेंगे तो XB की वैल्यू कितना आ गया आपका, ये आ गया है, तो 0.458 आएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 73.5 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगले टॉपिक की अगला टॉपिक क्या है आपका स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण मतलब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर मतलब कांस्टेंट, नियतांक होगा, नियत होगा, क्वथनांक मतलब क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो या बॉइलिंग पॉइंट स्थिर हो, कांस्टेंट हो, उसी को क्या कहेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहेंगे। ये स्पेशल क्यों है कि अगर हम बात करते हैं कि जनरली अगर बात करते हैं, अगर हम किसी दो द्रवों का हम मिश्रण लेते हैं, यानी इस ध्यान में रखेंगे समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो अगर हम दो द्रव ले रहे हैं, मान लीजिए A है और मान लीजिए आपका B है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जनरली अगर देखें तो HCl, मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए हम ये की जगह पर क्या ले लें H2O ले लें, थोड़ा और समझ में आएगा। और मान लीजिए हम HNO3 ले लें। ठीक है, HNO3 ले लें, तो ये H2O को आप ले रहे हैं HNO3, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। और HNO3 का अगर बात करें तो 359 केल्विन होता है। कितना होता है 359 केल्विन होता है। अब दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो मिलाएंगे तो अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलाने के बाद इसको आप हीट करेंगे, इसका प्रभाजी आसवन करेंगे, तो क्या करेंगे प्रभाजी आसवन जो होगा तो वाष्पित कौन जल्दी होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 373 और यहाँ पर 359 है, तो 359 क्या होगा जल्दी से वाष्पित हो जाएगा, यानी HNO3 क्या होगा जैसे जल्दी से गैसीय अवस्था में बदलेगा, और वह गैसीय अवस्था से क्या करेंगे उसको लिक्विफाइड कर लेंगे, यानी कंडेंसर में भेज करके उसको हम संघनित कर लेंगे। ठीक है, और उससे हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो मिश्रणीय द्रवों को हम किस प्रकार से क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनता कैसे है। तो इसमें हम बात करते हैं इनको हम फिक्स रेशियो में अगर मिलाएं, किस यानी एक निश्चित अनुपात में अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम H2O का 68% ले रहे हैं और इसका क्या होगा 32% ले रहे हैं। ठीक है, तो 68% ले लें इसका H2O का और 32% आप क्या ले लें HNO3 ले लें, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इनको मिलाने पर क्या हो जाएगा एक मिश्रण बनेगा जिसे हम कहेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, जिसका क्वथनांक जो होगा वो 393 आ जाएगा, 393.5 होता है। यानी इसका क्वथनांक जो हो जाएगा वो 393.5 केल्विन हो जाएगा, जिस पर H2 और HNO3 दोनों ही वाष्पित हो जाएंगे। अभी तक हमने बात किया कि अगर आप फिक्स रेशियो में नहीं ले रहे हो H2O तो ये क्या होगा, और ये H2O और HNO3, तो HNO3 क्या होगा जल्दी से वाष्पित हो जाएगा, यानी गैसीय स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद कौन होगा H2O। लेकिन अगर आप फिक्स रेशियो में ले रहे हैं कि हमें 68% क्या लेना है H2O और इसमें 32% हमें HNO3 लेना है, तो इस केस में क्या करेंगे इनका बॉइलिंग मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा एक विलेन बन जाएगा जिसे कहेंगे स्थिर क्वाथी विलेन। ठीक है, और इसमें क्या होगा इसका क्वथनांक जो होगा वो देख रहे हैं 393.5 होगा, और इस पर ये दोनों ही वाष्पित होंगे। बस मेरा, तो इसी को कहते हैं हम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक
निश्चित होता है, निश्चित होता है तथा दोनों द्रव बिना संघटन में लिखेंगे, बिना संघटन में परिवर्तन किए वाष्पित हो जाता है, ठीक है। स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक निश्चित होता है तथा दोनों द्रव बिना संगठन में परिवर्तन किए वाष्पित हो जाता है, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं इसका संगठन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हम जनरली देखें कि अगर हमने स्थिर क्वाथी विलयन नहीं बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिए, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं। तो अगर हम बात करते हैं स्थिर क्वाथी विलयन, तो स्थिर क्वाथी विलयन आपने नहीं बनाया, उससे पहले की अगर बात करें तो अगर HNO3 जल्दी से वाष्पित हो रहा है तो हम कहेंगे इसके वाष्प की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी और H2O की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि H2O जो होगा वो वाष्पित कम होगा। तो इस केस में हम बात करेंगे कि दोनों का रेशियो सेम नहीं होगा, दोनों का अनुपात सेम नहीं होगा, यानी HNO3 का ज्यादा हो जाएगा और H2O का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब विलयन की अगर हम बात करेंगे तो विलयन में जो मोल प्रवाह अगर देखेंगे तो विलयन में अगर मोल प्रवाह देखेंगे तो H2O का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वाष्पित नहीं हो रहा था और HNO3 क्या हो रहा था, वाष्पित होकर निकल जा रहा था। तो H2O का अगर यहाँ पर बात करें तो उसका मोल प्रवाह ज्यादा होगा और HNO3 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जब दोनों को एक फिक्स अमाउंट में यानी 68% और 32% में आपने इसको मिला दिया, तब जब आप वाष्पित कर रहे हो तो जितना HNO3 और जितना HNO3 वाष्पित होगा उतना ही H2O वाष्पित होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्थिर क्वाथी जब आप विलयन बनाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है, या तो जो कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में जो तत्व होते हैं या घटक होते हैं उसके क्वथनांक से या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। इसलिए इसे हम दो टाइप से पढ़ेंगे। तो पहला हम इसको लिखते हैं, तो आप बात करते हैं यहाँ पर उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन, ठीक है। तो उच्च क्वथनांक मतलब क्या होगा उसको हम थोड़ा पहले समझते हैं। लिखेंगे दो द्रवों का वह समांगी मिश्रण जिसका क्वथनांक ठीक है, जिसका क्वथनांक दोनों द्रवों के शुद्ध अवस्था के क्वथनांक से अधिक होता है, क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है कुछ क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन या मिश्रण कहलाते हैं, मिश्रण या विलयन कहलाते हैं। क्लियर। इसमें बात करते हैं जो द्रव आप लेंगे और उसका हम समांगी मिश्रण जब बनाएंगे, यानी हम कह सकते हैं स्थिर क्वाथी जब विलयन बनाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा शुद्ध अवस्था में जो घटक आप मिलाए हैं, यानी दोनों द्रव जो मिलाए हैं उसके क्वथनांक से क्या होगा, जब वो अधिक हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका स्थिर यानी उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया कि हमने जो पात्र लिया उसमें हमने क्या मिलाया था, आपका HCl मिलाया हुआ था, ठीक है, H2O मिलाया हुआ था और HNO3 मिलाया हुआ था, ठीक है। और H2O को हमने 68% लिया हुआ था और इसको हमने 32% लिया हुआ था। इसका जो क्वथनांक था आपका 373 था और इसका जो क्वथनांक था आपका 359 था, ठीक है। और जब दोनों को मिला दिए थे तो आपका आ गया था, यानी कह सकते हैं 393.5 आया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2O का क्वथनांक आपका कितना आया था, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373 आया हुआ था और इसका कितना आया था, 359 था। यानी इस शुद्ध अवस्था में इसका 373 और इसका
कितना है आपका 359 है। जब दोनों को आप मिला दे रहे हैं तो इसका जो मिश्रण बन रहा है वो क्या है, स्थिर क्वाथी हो रहा है, और इसका जो क्वथनांक आ रहा है वो देख रहे हैं 393 है, यानी इन दोनों से क्या है आपका ज्यादा है, यानी यह उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके हम थोड़े से हम ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो अभी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज लिखेंगे। ठीक है, अब मानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स ए बराबर क्या आपका 1 होगा, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज को आप जोड़ते हो तो 1 आना चाहिए। तो अगर इसको हम एक्स ए को लिखते हैं 1, एक्स बी को लिखेंगे आप 0, इसका मतलब एक्स ए क्या है, वह शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम H2O को मान लें एक्स ए है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक जो है देख रहे हैं 3, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 373 है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, यह हो जाएगा आपका 373, जो जल के शुद्ध अवस्था में क्या है आपका क्वथनांक है। ठीक है, अब आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने मिलाया क्या, HNO3। तो HNO3 पहले आप 1%, 2%, 3% इस प्रकार से मिलाते हुए गए होंगे। तो मिलाते हुए जब चले जाएंगे तो मान लीजिए क्या है आपका H2O जो है, ठीक है, यानी H2O क्या हो रहा है आपका 68% हो जा रहा है, और HNO3 कितना हो जा रहा है आपका 32% हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए इसका आपका 68% देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, और HNO3 क्या हो रहा है, बढ़ेगा, तो पहले 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6 इसी प्रकार से क्या होगा 32% आ जाएगा। तो यहाँ पर 32% क्या हो गया आपका HC, यानी 32% आपने HNO3 मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद एक मिश्रण बन गया। क्या बन गया आपका, मिश्रण बन गया। ठीक है, तो वो मिश्रण क्या है आपका यहीं पर है, मान लीजिए वो मिश्रण यहीं पे है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो एक्स ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और एक्स बी बराबर क्या लिखेंगे 1 के। ठीक है, इसका मतलब जो हमने बी मिला है यानी HNO3 है, इसको हमने बी माना है, और यह क्या हो जाएगा शुद्ध अवस्था में हो जाएगा। और शुद्ध अवस्था में इसका क्वथनांक दिया हुआ है आपका कितना 359, तो यह है आपका 373, और हमें बनाना होगा 359। तो इस लाइन से हमें थोड़ा सा कहीं नीचे लिखना होगा, ये पॉइंट हो गया, ये दोनों हमें पॉइंट मिल गया। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जो हमने स्थिर क्वाथी विलयन हमने बनाया था, इसका पॉइंट यहाँ आया था, लेकिन अब क्वथनांक अगर देखें तो कह रहा है 393 है। तो 393 है, तो इसका मतलब 73 से थोड़ा ना कहीं क्या होगा ऊपर आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे विलयन आ रहा है, ठीक है, यानी इसका क्वथनांक कहाँ है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिलाते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 393.5 हो गया। ठीक ठीक, अब इसका क्या करना है, हमें मिला देना है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हमें मिलाना है, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसी को हम कहेंगे यम पॉइंट, और यम क्या है आपका स्थिर क्वाथी विलयन का क्वथनांक है, यानी ये हो गया। ठीक है, और यानी क्या जो होगा आपका विलयन की बात कर रहा है, यानी स्थिर क्वाथी विलयन, और ये भी हो जाएगा विलयन। अब बात करते हैं अगर वाष्प अवस्था की, तो इसका वाष्प अवस्था का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इसका और इसका। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन की। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है आपका निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन की। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन वही होगा कि दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक शुद्ध अवस्था में द्रवों के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कह रहा है CaCl3 है, जो है 32% ले रहा है, और इसमें C2H5 OH है, वो क्या लेना है आपको 68% है। तो अगर बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म, तो इसका क्वथनांक जो होता है वो 334 केल्विन होता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये इसका जो होता है 351 केल्विन होता है। एथिल का क्वथनांक कितना आता है 351 केल्विन आता है। जब हम दोनों को जब आप मिला देते हैं तो इसका आता है 322 केल्विन के आसपास आता है, यानी 322.3 केल्विन आता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि पहले जो है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना है आपका 334 है, और इसका कितना है 351 है, लेकिन जब आप दोनों को मिला रहे हैं तो इसका कितना आ रहा है 322 आ रहा है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू से भी ये कम है, और इसके यानी शुद्ध अवस्था में भी जो इसका क्वथनांक आ रहा था उससे क्या आ रहा है आपका स्थिर क्वाथी जो विलयन है उसका क्वथनांक कम आ रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, या विलयन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ को। तो ग्राफ को कैसे हम समझेंगे, जैसे हमने आगे देखा उसी तरह से हमें देखना होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखना होगा बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी मोल प्रभाव लिखेंगे, और यहाँ जानते हैं कि ये आपका XA इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 के, और XB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 के, और यहाँ XB अगर 1 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा XA इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म को ये मान रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को क्या मान रहे हैं आपका ये मान रहे हैं, ठीक है, या इसको ये मान लीजिए, किसी एक को मान लीजिए, तो मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म को ए मान रहे हैं, या चलिए
तो हम बात करते हैं इसका क्वथनांक कितना आता है, 334 है। तो इसको लिखेंगे 334, मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लिया कि इसका क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 यहाँ होगा। और इसका देख रहे हैं 351 है, तो 351 क्या होगा, 34 से ज्यादा होगा। तो अगर हम इसके पॉइंट को देखें तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर होगा। अब मान लीजिए 351 लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही है तो ज्यादा ऊपर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका आ रहा है 351 केल्विन आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब जब कह रहा है कि इसका हमने कितना लेना है, आपको क्लोरोफॉर्म का 32% लेना है। तो 32% मतलब क्या होगा, पहले क्या हो जाएगा, आप घटता हुआ जाएगा। और 68 यानी एथिल एल्कोहल का हमने कितना लेना है, 68%। तो आप मिलाते जाएंगे 1%, 2%, 3%, ऐसे से बढ़ाते जाएंगे, 50 हो जाएगा, 50, 60 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 68%। यानी एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 68% मिला देंगे और यहाँ जाएंगे तो एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म 100 रहेगा, धीरे धीरे 90, 80, 70, 60, 50, उसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ आ जाएगा यहाँ पर 32% पे। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जियोट्रॉपिक मिश्रण बन जाएगा, यानी निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेंगे। लेकिन कह रहा है मिश्रण बन रहा है, लेकिन इसका क्वथनांक जो है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, यानी 334 है और इसका क्या आ रहा है 322 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो मान लीजिए यहाँ से वैल्यू हम मान रहे हैं 322, मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ये ग्राफ हो गया यहाँ से ऐसे पास रहा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बिलियन, क्या हो जाएगा आपका बिलियन हो जाएगा, और ये भी बिलियन का होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाष्प अवस्था में, तो इसकी जो ग्राफ आएगी यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा आपका वेपर फेज में, यानी वाष्प अवस्था। ठीक है, तो ये वाष्प अवस्था का ग्राफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बच्चों, निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण को देखते हैं और उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण को देखते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये इधर खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए या फिर कह सकते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए